गंगा प्रसाद पासवान जी, प्रखंड कमेटी सदस्य दिलीप राय जी और हमारे उपस्थित विभिन्न साथी जो यहाँ पर चारू मजूमदार जी के पुण्यतिथि में आए हैं, उन सभी को और ध्वनि विस्तार यंत्र से जहाँ तक आवाज़ हमारी जा रही है, उन सभी आम नागरिकों को मेरा लाल सलाम, जय भीम। चारू मजूमदार जी का जन्म 12 मार्च 1918 को सिलीगुड़ी के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के उत्तर विश्वविद्यालय जो है बंगाल का, वहाँ से किए। 1937-38 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्यता लिए। फिर उसके बाद सीपीआई में शामिल हुए। सीपीआई में वैचारिक मतभेद के बाद सीपीएम में आए। फिर सीपीएम से भी वैचारिक मतभेद होने के बाद सीपीआई-एमएल की 1969 में खुद स्थापना किए, जिसके वे प्रथम महासचिव हुए। उन्होंने 1946 में तेभाग आंदोलन, जिसमें चाय बागानों और बीड़ी मजदूरों का समस्या को लेकर के आंदोलन किए। 1954 में उनकी शादी लीला मजूमदार से हो गया। फिर उन्होंने 1962 में नक्सलवादी आंदोलन किए, जो गरीबों, वंचितों और कमजोर तबकों के लिए था। उसमें उनको जेल हो गया। जेल होने के बाद 1972 में जेल में ही उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। कहने वाली बात यह है कि चारू मजूमदार हो या हमारे कॉमरेड राम नरेश राम हो, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, पेरियार साहब हो और अन्य महापुरुष जिसमें सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, विभिन्न समाज में जन्मे और भी अन्य महापुरुष हैं जो समय समय पर पिछड़े वर्ग, कमजोर, किसान, मजदूर के हक अधिकार के लिए सामंती पूंजीवादी लोगों से टकराने का काम किए। उसी तरह आज से 90 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का शासन सत्ता खत्म हो करके लालू प्रसाद यादव के रूप में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला, उस समय बिहार में काफी जातिवादी व्यवस्था सिस्टम था। ठीक उसी के आसपास में बिहार के दक्षिणी हिस्से में, विशेष तौर पर आरा, भोजपुर, अररिया के आसपास में जो एरिया है एक लंबा, जहाँ पर भाकपा माले उस समय किसी और नाम से था, तो उस समय भाकपा माले ने अपना जन संगठन को मजबूत करते हुए गांव गरीबों, शोषित, जो उस समय पीड़ित से सामंतियों का, जिनके पास पूंजी है, चाहे पूंजी हो जमीन के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, रुपया के रूप में हो, किसी अन्य रूप में भी हो। तो इसी तरह आपको लाखों, आप जब पढ़िएगा, अगर आप पढ़ने जानते हैं तो आप पढ़िएगा कि साउथ, उत्तर, दक्षिण भारत में किस तरह एक ही रात में 40, 45, 50 दलितों का नरसंहार हो जाता था। और उस समय हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा लालू जी का मुख्यमंत्री काल था, उनके बाद उनकी पत्नी भी बनी। बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग लालू जी की आलोचना इस रूप में करते हैं कि लालू जी कहते हैं खुद को कि हम सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, हमने दलितों को कुर्सी दिया, खटिया दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लालू और राजद के रीजन में ही सबसे ज्यादा दलितों का नरसंहार भी हुआ, और उस नरसंहार में कोई आज तक दोषी भी साबित नहीं हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक ही टोले मोहल्ले में 50-50 लोग की हत्या हो जाती है, लेकिन उस हत्या में एक भी दोषी करार नहीं होता। जिला स्तर पर जो लोग दोषी करार हो जाते हैं दलितों की हत्या में,
पटना है कोर्ट उसको साक्ष्य के अभाव में बरी कर देता है और तत्कालीन राजद की सरकार उसका सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं करता है कि नहीं हुजूर। तो कई लोग आलोचक ये कहते हैं कि 40-45 लोग जो मर गया वो तो सभी लोग अपने आत्महत्या तो नहीं कर लिए, जो कोई साक्षी न मिला। अब सोचने वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं 40-50 लोग की हत्या हो जाती है दलितों की, और आज जब दलित की स्थिति है तो कुछ सब सुधार होने के बाद, तो आज से 30 साल 35 साल पहले दलितों को क्या स्थिति रही थी। उनका झोपड़ी का मकान हुआ करता था, उनमें जो सामंती लोग थे उस समय जो संघर्ष करना शुरू किए दलित लोग, उनको कुछ लगा कि नहीं भाई हम भी इस देश के इंसान हैं, हमारा भी इस देश के संपत्ति पर अधिकार है, हमको भी बराबर का हक हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब प्रतिरोध होता है तो जिसके अगेंस्ट में प्रतिरोध आप कीजिएगा वो आप पर आक्रमण करेगा, ताकि आपका जो प्रतिरोध है वो दब जाए। यही 90 के दशक में चला आ रहा था। जो हमारे वामपंथी विचारधारा उस समय चल रही थी, आरा भोजपुर के क्षेत्रों में, शाहबाद उसको क्षेत्र कहा जाता है चुनावी समय में, आरा भोजपुर अररिया और आसपास के क्षेत्रों को जो है तो शाहबाद कहा जाता है, सोन नदी के किनारे का जो क्षेत्र है। और आपको जान करके बहुत दुख होगा कि हमारे बहुत सारे लोग जो दलित समाज से थे, लड़ाई किए, आगे बढ़े, लेकिन आज उनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें एक कॉमरेड राम नरेश राम भी हैं। हमारे पार्टी के सदस्य भी बहुत सारे होंगे जो राम नरेश राम के बारे में नहीं जानते होंगे। हमको भी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर एक वीडियो के माध्यम से पता चला। वैसे पार्टी के ऑफिस के लेटर पैड पर लिखा हुआ है कि हाँ राम नरेश राम भवन जो अगम कुआं पटना में है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्तमान में हमारे दलित समाज के जो लोग हैं वो अपने वोट के अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ उनका अधिकार है, हक है, उस पर भी किसी न किसी रूप में डाका डाला जा रहा है। सरकार के तरफ से कोई पोस्ट कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये पोस्ट हो गया अनुसूचित जाति का, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग को इसका फायदा ही नहीं मिलता है। जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो पहले भी नहीं चाहते थे कि दलित समाज आगे बढ़े, आज भी नहीं चाहते हैं कि दलित समाज आगे बढ़े। तो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, जिसमें 22 से 23 जातियां हैं, पासवान भी हैं, राम भी है, चौधरी हैं, सादाजी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और इस रेवाड़ी में कुल आबादी जितना है रेवाड़ी का, उसमें करीब करीब 50% से ऊपर यहाँ दलितों की आबादी है। दलित बहुसंख्यक गांव होने के बावजूद भी दलित को जो इतना इस गांव में तरक्की करना चाहिए था वो तरक्की नहीं कर पाया। ये सोचने वाली बात है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार आया 2014 में, दलितों को भी ये लगा कि भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी क्यों ना हिंदू का झंडा ढोए। नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए, ये जानते हुए भी कि बीजेपी कभी भी दलितों का हितैषी नहीं हो सकता है। 1998 में 98 से लेकर के 2004 के तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार चला। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत सारे लोग बहुत नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो दलित शुभचिंतक है, चिंतक है, दलित विचारक है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा शोषण दलितों का किया अपने प्रधानमंत्री पद का रहते हुए। उन्होंने आज जो हमारे वाल्मीकि समुदाय, बेस्तर समुदाय के लोग हैं, रविदास समुदाय के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, रोम समाज के लोग हैं, मल्लिक समाज के लोग हैं, यही लोग सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं विभिन्न विभागों में। आज भी आप सर्वे करवा लीजिए। जाति जनगणना हो रहा था, उसमें पता चल जाता कि भाई झाड़ू कौन मारता है स्टेशनों पर, बस स्टैंड में कौन झाड़ू मार रहा है, नगर पालिका में कौन मार रहा है, नगर निगम और नगर पंचायत में झाड़ू कौन मार रहा है। लेकिन जो सामंती विचारधारा के लोग हैं उनको लगा कि अगर
इनको पता चल जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितना है, तो हक हिस्सा मांगने लगेंगे। जैसे कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले दलितों का जो नौकरी था झाड़ू मारने का, उसको ठेकेदारी कर दिया। अब ये बताइए कि दलितों को जो तरक्की का रास्ता एक मिला, जिससे वो सफाई कर्मी के रूप में सरकारी नौकरी उनको मिल जाता था, उन्होंने उसको बंद कर दिया। एक साधारण तौर पर समझिए कि अगर एक सरकारी सफाई कर्मी है तो उसका वेतनमान आज के समय में 30,000 35,000 इस तरह का होना चाहिए, और उसके बहुत सारा सुविधा भी है। लेकिन वही आदमी, वही राम का बच्चा, वही मिस्टर का बच्चा, वही पासवान का बच्चा आज भी स्टेशन पर झाड़ू मारता है, लेकिन उसका वेतन कितना है? 7,000 8,000। ऊपर से क्या ठेकेदार का गाली सुनिए। जिस दिन आप एब्सेंट हो गए किसी कारण, बस इमरजेंसी, बस इंसान है, आदमी को हो सकता है जरूरी उस तरह का, तो उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा भाई। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दलितों को विकास जो है तो अवरुद्ध करने का काम किया, और नरेंद्र मोदी क्या किए? 2014 में प्रधानमंत्री बने, बहुत लंबा चौड़ा भाषण किए कि हम ये करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे काला धन, 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सब उनका हवाबाजी, जुमलाबाजी फेल हो गया। न आज तक काला धन आया, न किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अगर काला धन लेकर के आते मोदी जी तो हमारे मंटूर भैया को भी 15 लाख मिल जाता, राम बालक को भी 15 लाख मिल जाता, सागर जी को भी मिल जाता, हमारे भैया को पीछे मुस्कुरा रहे हैं कुलजीत राम, उनको भी 15 लाख मिल जाता, तो कुछ दलितों का आर्थिक स्थिति को सुधार हो जाता। लेकिन मोदी जी चाहते थे कि नहीं, शंभू राम का विकास नहीं करना है। अब शंभू राम देखिए, इनका घर जो है 100 साल से उस जगह पर है, लेकिन रेवाड़ी का आज तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जो इनके घर के पास बिजली का पोल लगवा दे। और आज भी पोल नहीं लगा है आज तक। इनको लंबा दूर तक जो है तो तार खींच करके लाना पड़ता है, दो को पैर में बांध करके। तो 75 साल बाद भी आज देखिए तो किसका विकास हुआ है। हाल फिलहाल में ऑक्सफैम का रिपोर्ट एक जारी हुआ पेपर में, जिसमें कहा गया कि इस देश पर जो है 90% जो संपत्ति है उस पर 10% लोगों का कब्जा है। बाद बाकी दलित पिछड़ा के पास कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत दलित जो है जो पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता गया है तो धिया पुता को बढ़िया कपड़ा दे रहा है, थोड़ा ढंग का रहन सहन कर रहा है। ये भी जो सामंती विचारधारा के लोग हैं उनको हजम नहीं हो रहा। तो हमारे दलित भाइयों को सबसे पहले जो वोट का अधिकार है उसको सीखना पड़ेगा कि हमको 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट का। उस वोट का हम इस तरह इस्तेमाल करें कि जो सही व्यक्ति है, उस पद के योग्य है, उनको ही मौका दिया जाए, जिसको वास्तव में सरकार ने दिया है कि हाँ भाई हम तुमको जाओ कुर्सी देते हैं। लेकिन वो कुर्सी भी जो है राजनीतिक रूप से कोई ना कोई हथियार लेता है दाएं बाएं करके। तो दाएं बाएं करके लोग हथियार ले रहे हैं। तो आज समझने का जरूरत है पिछड़ा समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको, कि आज दलित समाज का सीट कोई खा गया, कल पिछड़ा समाज का सीट कोई खा जाएगा, जैसा की संभावना है। तो किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। वही 2 बंदर वाला कहानी हो जाएगा, 2 बिलाई वाला। एगो रोटी कहीं से मिलता है वो बंदर को, तो लेकर के वो बिल्ली लेके आती है, तो दूसरा बिल्ली या 1-2 बिल्ली में झगड़ा हो गया रोटी के लिए, और बंदर जो है जो कहता है ठीक है तराजू ले आओ एगो। इस पर देखेंगे जिधर रोटी का वजन ज्यादा होगा उसी के हेर फेर में वो बंदर क्या करता है कि दोनों पसगा को बराबर ही नहीं होने देता है। एक तरफ बराबर करता है, दूसरे जगह कम हुआ कि खा लेता था। वही आज दलितों का हो गया हाल, आपस में लड़ रहे हैं। अरे फलानमा बहुत तेज है, अगर आगे नहीं बढ़ा दे के है तो फलानमो हो गए खड़ा। तो इस रूप में आपस में जब तक आप लड़ते रहिएगा आपका विकास नहीं होगा। आज मणिपुर में जो वहाँ के कुकी समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय के लोग के महिलाओं के साथ जिस तरह का रूप देखने में आया है,
प्रधानमंत्री मोदी संसद में इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मुद्दा जो है सो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, यूरोप का संसद, यूरोपीय संसद में इस पर चर्चा हो रहा है। पूरा विश्व का मीडिया मणिपुर पर ध्यान लगाए हुए है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो सुबह में चाय नाश्ता में झूठ खाते हैं, दोपहर में झूठ खाते हैं, रात में झूठ खाते हैं, और फिर जो है वही यूट्यूब चैनल पर आकर के खाली झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, जोर से झूठ बोलते हैं, जहां बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं नरेंद्र मोदी। और सबसे अगर भारत का इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी है। आज तक उसका ये नहीं पता चला कि भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस का उसको डिग्री दिया। जो डिग्री के बारे में वो जिक्र करते हैं वो भारत में किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई नहीं होता है। तो जब भारत में उस डिग्री का पढ़ाई नहीं होता है तो मोदी जी डिग्री कहाँ से ले आए। मोदी जी बड़ा कंफ्यूज आदमी है। कभी गुजरात लोकसभा विधानसभा चुनाव में लिख देते हैं कि हाँ हमारा पत्नी नहीं है, और वही लोकसभा चुनाव में कहती है कि हाँ हमारा पत्नी है। तो जिस आदमी को खुद नहीं पता है कि हमको पत्नी है कि नहीं है, कभी कहता है विधानसभा में कि हमको पत्नी है, और लोकसभा में कहता है पत्नी नहीं है, तो लोकसभा में कहता है तो कहता है विधानसभा में नहीं है। तो ऐसा कंफ्यूज आदमी जब देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो किसी का विकास होगा? किसी का विकास नहीं होगा। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी को बेरोजगारी का बो नहीं निकल रहा है मुंह से। शिक्षा में आज कौन सरकारी स्कूलों में जा रहा है बच्चा? सिर्फ गरीब दलित और पिछड़ा का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, जहाँ पर सही से व्यवस्था नहीं है। जिसके पास भी पैसा है वो अपना बच्चा को होली मिशन, संत जेवियर और अन्य दूसरा जो हाई पोदार इंटरनेशनल स्कूल है उसमें पढ़ा रहा है अपना बच्चा को। अब जातिवाद का ऐसा खेल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में खाली जज बन रहा है तो 10% जो सामान्य वर्ग का लोग है वही बन रहा है। पिछड़ा समाज का बच्चा, अल्पसंख्यक समाज का बच्चा, दलित समाज का बच्चा जज नहीं बन पा रहा है। कोई जब दलित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पिछड़ा समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको चर्चिना पलट देता है। और संविधान का जो उल्लंघन के रूप में, संविधान विरोधी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रूप में रिजर्वेशन दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मोहर लगा देता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो दिया गया हक अधिकार है उसको पलटने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। हाल फिलहाल में जो भारत के केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो भी दलित समाज से ही आते हैं, हरियाणा के, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा कि बताइए कानून मंत्री जी, पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर के 2023 तक में आपने जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज का बहाली किए उसमें पिछड़ा कितना है, दलित समाज का कितना व्यक्ति है, अल्पसंख्यक समाज का कितना व्यक्ति है, सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने जवाब दिया कि 604 जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज का बहाली हुआ सरकार के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के तहत, जिसमें 454 या 458 सामान्य वर्ग के लोग हैं और 72 वो ओबीसी है, 30-35 वो दलित समुदाय से है और 30-35 वो अल्पसंख्यक समाज से है। तो बताइए, होना ये चाहिए कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जो 10% लोग हैं उसको 75% हिस्सेदारी मिल रहा है और जो 75% है उसको 25% हिस्सेदारी मिल रहा है। तो हिस्सेदारी पर डाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कल का हम पेपर पढ़ रहे थे, मुजफ्फरपुर का अभी बिहार में सबसे ज्यादा विवाद होता है जमीन को लेकर के। 9 इंच जमीन के खातिर चचेरा भाई ने एक भाई का हत्या कर दिया। तो आप बताइए कि जहां हकमारी हो रहा है 75% जिसको मिलना चाहिए हक अधिकार उसको मिल रहा है 25%, और जिसको 25% मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए उसको मिल रहा है 75%। तो सरकार जो है वर्तमान में केंद्र सरकार
वो नहीं चाहती है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, जिसका इस देश में 85 से 90% आबादी है, उसको हक अधिकार मिले। आज से 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हो जाता है। उस गैंगरेप में आज तक जो उसके परिवार के तरफ, उसके परिवार को मुआवजा देने की बात हुआ, नौकरी देने की बात हुआ, लखनऊ राजधानी में घर देने का बात हुआ, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार आश्वासन तो दे देती है, लेकिन आश्वासन देने के बाद फिर कोर्ट में चले जाती है। जब मनीषा वाल्मीकि के परिवार के सदस्यों ने कहा कि भाई हमको मुआवजा दीजिए, घर दीजिए, जैसा कि आपने आश्वासन दिया है, तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है उसके अगेंस्ट में जाकर के रिट दाखिल कर देती है, उसके विरोध में जाकर के कागज जमा कर देती है। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, उनको नाम बदलने में बड़ा मन लगता है। आप इलाहाबाद का नाम कर दिए प्रयागराज। जो मुगल सराय स्टेशन था, आज भी लोग के जवान पढ़े मुगल सराय, उसका नाम कर दिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इनको सिर्फ नाम बदलना है, इनको दलितों के विकास से कोई मतलब नहीं है, पिछड़ों समाज के विकास से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी जो लाया गया, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा कि भाई जीएसटी खराब है, इसको लागू नहीं करना है। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री बनते हैं तो जीएसटी लागू कर देते हैं। आटा, चावल, दाल पर जीएसटी लागू करने वाले इस देश के पहले इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो देश के गरीब गुरबा जो आमतौर पर रोटी चावल दाल खाता है उस पर भी जीएसटी लगा दिया। इतना ना जीएसटी लगा दे कि गरीब गुरबा भूखे मर जाए। ऐसा जो है तो नरेंद्र मोदी अपना षड्यंत्र रहते रहता है। सिलेंडर का दाम 400 रुपये था, तो हमारे एक टीवी सीरियल की अभिनेत्री है, अभी मंत्री बन गई है, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी। ऐसे ही चौक चौराहे पर, जैसे हमारी भंडार चौक में चौक चौराहा है कि नहीं, चौराहा है भंडार चौक पर, उसी तरह चौराहा पर बैठ जाती थी सिलेंडर चूल्हा लेकर के, रोटी बेल के कहती थी कि मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा तुम सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है, महिला का तुमको दर्द समझ में नहीं आ रहा है। अब महिला के तरफ तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी कि तुम सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकता है, तुम चूड़ी पहन लो। लेकिन आज नरेंद्र मोदी 400 साढ़े 400 सिलेंडर का दाम 1200 कर दिया। लेकिन वही जो है स्मृति ईरानी आज से महंगाई का मुंह नहीं बोल रही है। अपने पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेजना चाहिए था उसको, लेकिन वो चूड़ी नहीं भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2015 के विधानसभा चुनाव में कि बिहार वासियों भाजपा को वोट दो, कमाई लिखाई दवाई पढ़ाई तुमको यही होगा, बिहार के बच्चा को दिल्ली पंजाब कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन 17 साल नीतीश कुमार के साथ रहा बीजेपी बिहार में, क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ? आज भी बिहार से गुजरने वाली जो ट्रेन है दिल्ली पंजाब कलकत्ता जाता है, उसका आप एक बार स्थिति का आकलन कर लीजिए। एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट हुआ पेपर में कि बिहार के पैसेंजर लोग इतना ट्रेन में भर गए कि आश्चर्यजनक रूप से ट्रेन का जो चक्का ही बैठ गया, डिब्बा ही बैठ गया। आप बताइए उस ट्रेन में कितना भीड़ हो गया होगा कि डिब्बा ही जो ऐसे हो गया। तो खेला हम लोग भी खुद अपना व्यक्तिगत रूप से देखे हैं, ट्रेन में सफर करके बिहार से जाने वाली ट्रेन और बिहार आने वाली ट्रेन में किस तरह का भीड़ होता है। तो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार को जो है एक मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। पंजाब का धान रोपेगा कौन? बिहार का लोग। पंजाब का फैक्ट्री कौन चलाएगा? बिहार का लोग। लेकिन बिहार और बिहारी को यहाँ काम नहीं मिलता है, इस मजबूरी में लोग जाते हैं। तो ये सब समझने वाली चीज है। और हमारा एक जो है तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। बच्चों का जो फीस लिया जाता है एग्जाम फॉर्म के नाम पर 600-800 रुपया, और समस्तीपुर के बच्चा को भागलपुर सेंटर दे दिया जाता है, सासाराम भोजपुर सेंटर दे दिया जाता है। तो इसके लिए हम जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा सबके खाते में 3-3 हजार रुपया देंगे।
फॉर्म में भी 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले अभी बिहार विधान परिषद में वैकेंसी निकला, 800 रुपया 600 रुपया जो है तो दलित समाज के बच्चों से लिया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव भी कुर्सी पकड़ ली है, कुर्सी में चिपके हुए हैं, इनको भी मजा आ रहा है। तो कुर्सी पर तो सब बैठना चाहता है, लेकिन बैठने के बाद जो चीज बोलता है वो चीज भूल जाता है। जो ऐसा बोला वैसा करना चाहिए तेजस्वी जी को। तो आप यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और भी लोग हैं हमारे साथी जो अपनी बात रखेंगे यहाँ पर और अपनी बात से आपको अवगत कराएंगे, लाभान्वित कराएंगे। तो अब हम प्रखंड सचिव